नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये मुद्दा देश के नौजवानों से जुड़ा हुआ है जो अपने भविष्य के लिए किसी न किसी तरह की बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। दर्शकों, इस समय पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एग्जाम्स कंडक्ट होने के बाद पेपर लीक की वजह से छात्र आक्रोशित हैं, उनका भविष्य खतरे में नजर आता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कानून किस तरह से इस तरह के संवेदनशील विषयों पर हमारा एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैम, हम देख रहे हैं कि पहले नीट की परीक्षा जहां एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, इतना ज्यादा लोगों का आक्रोश हुआ स्टूडेंट्स को और ये कहीं ना कहीं बहुत वैलिड रीजन भी था उनकी नाराजगी का, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि नेट का जो पेपर कंडक्ट हुआ था पिछली 18 तारीख को, 18 जून को, वो भी लीक हो गया, उसे रद्द करना पड़ा। अब इसके लिए किस तरह से एक अधिनियम लाया गया है जो ये सुनिश्चित करेगा कि छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो? जी, आप प्रीवियसली देख रहे हैं मल्टीपल ओकेजन में ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर में भी ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि वहां पे चीटिंग कराई जा रही है, अनऑथराइज्ड पर्सन आ रहे हैं और वो भी क्वेश्चंस पहले से पता होते हैं कुछ बच्चों के पास आंसर शीट्स पहले से होती है, ओएमआर शीट्स के साथ भी टैंपरिंग देखी जाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक अधिनियम लाया गया है, उसको लागू किया गया 21 जून को, इमीडिएट इफेक्ट से वो लागू हुआ है 2024 में ही। तो ये एक्ट का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। क्योंकि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है और जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर पूरा डिपेंडेंट होता है, सालों सालों की मेहनत डिपेंडेंट होती है, तो उनकी जो एफर्ट्स है वो वेस्ट ना जाए। नीट जैसे एकदम संवेदनशील मुद्दा हमारे देश में उठा है कि एक साथ इतने सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है और एक ही सेंटर से ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे बच्चे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर हो रहे हैं तो उन चीजों को मॉनिटर करना, उन चीजों को स्टॉप करना और उसके लिए पेनल्टी इंपोज करना, उस उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया है। तो इसका यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और अभी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये अधिनियम है, इसलिए हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें हम लीगल लिटरेसी में सामने लाएं। मैम, इस अधिनियम के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन ये अधिनियम किस तरह की और कौन सी गतिविधियों को अनुचित साधनों का गठन करता है? जी, जैसे क्वेश्चन पेपर लीक होना बोलते हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम सेंटर जहां क्वेश्चन पेपर होते हैं वहां अनऑथराइज्ड तरीके से एंटर करके अगर वो क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आ जाते हैं या एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में ओएमआर शीट बदलने के लिए चले जाते हैं या इस प्रकार से अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं, साथ ही साथ ओएमआर शीट के साथ टैंपरिंग करते हैं या असिस्ट करते हैं एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में किसी ऐसे स्टूडेंट को और बताते हैं उनको आंसर्स, वो इसमें अनुचित साधनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी बच्चे को असिस्ट कर देना एग्जाम सेंटर में विदाउट उसके कैलिबर के, अगर उसको एक असिस्टेंस अगर मिल जाता है तो वो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में आता है। इस अधिनियम ने इस तरीके से ब्रॉडली इसको डिफाइन किया है। जी अमित। बिल्कुल, अधिनियम में बहुत सारी चीजों को समझाया है विस्तार से, लेकिन जहां तक हम दंड की बात करें कि इस तरह की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं उन्हें सजा क्या मिलेगी, तो अधिनियम में दंड का क्या प्रावधान है? जी, इसमें कारावास का प्रावधान है और ये बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कि अगर आप सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं किसी बच्चे को कि वो अगर चीटिंग कर रहा है तो उसको हम एग्जाम 2 साल तक नहीं कंडक्ट करने दे सकते हैं, ऐसा तो वो इतना सीवियर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए इसमें कारावास का प्रावधान लाया गया है। 3 से 5 साल तक का कैद, जो इम्प्रिजनमेंट है उसका प्रावधान है और 10 लाख तक का जुर्माना है जो ऐसे ऑफेंसेस में इंडल्ज होते हैं। साथ ही साथ अनऑथराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो है उसमें भी आप देखेंगे 1 करोड़ तक की पेनल्टी, 1 करोड़ तक का फाइन उसमें इम्पोज किया गया है। जैसे अगर अनऑथराइज तरीके से एग्जाम सेंटर को शिफ्ट किया जाता है तो उसमें भी है, और प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई संवेदनशील इन्फॉर्मेशन है उसको पहले से ही अगर डिस्क्लोज अगर कोई व्यक्ति कर देता है उसमें भी ये मेजर पेनल्टी का प्रावधान है, 1 करोड़ तक की उसमें पेनल्टी है। जी अमित।
मैम, ये अधिनियम परीक्षा के दौरान जो संगठित अपराध होते हैं उन्हें कैसे संबोधित करता है? जी, संगठित अपराध इसमें मेजर जो लेवल पे होता है अपराध, उसको हम कह सकते हैं। अभी जो रिसेंट नीट की परीक्षा हुई है उसमें जैसे देखा गया, हरियाणा का जो सेंटर है उसमें से ही मैक्सिमम जो टॉपर्स, मैक्सिमम 6 टॉपर्स जो है वहां से निकल के आए थे। तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है, ये सस्पिशन है, एलिजिडली ये है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें भी 5 से 10 साल तक की हायर पनिशमेंट दी गई है। 5 से 10 साल तक का कारावास उसमें बताया गया है और उसमें मिनिमम फाइन 1 करोड़ का बताया गया है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और एक एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है वो भी उस इंस्टीट्यूशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिकवर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ब्रॉडर पेनल्टी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट में। जी अमित। मैम, अधिनियम में एक टर्म हम यूज करते हैं, सार्वजनिक परीक्षा। इसकी परिभाषा क्या है? सार्वजनिक परीक्षा क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं आ जाती हैं? जी, सबसे पहले हाईलाइटेड जो अभी हमारे देश में चल रहा है वो नीट आ गया, जेई आ गया और जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, वो सारी इसमें आ जाती है सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा में। जी अमित। बिल्कुल। मैम, अधिनियम परीक्षा की अखंडता बनाए रखने में किस तरह से हम कह सकते हैं अहम है, क्या भूमिका ये निभाता है? जी, आपने ये पहले नहीं सुना होगा, इस अधिनियम के पहले ये नई चीज इसमें आई है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डेप्यूटी एसपी जो होते हैं वो हो गए या अन्य कोई अधिकारी हो गए जिनको इस अधिनियम के तहत प्राधिकृत किया जाता है, उनके द्वारा या सीबीआई के द्वारा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर लीक का अगर कोई कहीं पे भी इंसिडेंस आता है तो वो इस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद में बड़े पैमाने पे सीबीआई भी इन्वॉल्व हो रही है कि उनको भी ऑथराइज किया जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करें। और पेनल्टीज, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये पेनल्टीज इंपोज करने के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इसके लिए इसमें अखंडता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पे जो ऑफिसर्स हैं उनको इसमें ऑथराइज किया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। साथ ही साथ जैसे जो अनऑथराइज्ड पर्सन है जो एग्जाम सेंटर में आते हैं और असिस्ट करते हैं, उनकी भी रिस्ट्रिक्ट करने का प्रावधान दिया गया है। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि कहीं पे भी अगर एग्जाम होता है तो पूरी लाइबिलिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डाल दी गई है कि आप मॉनिटर करिए कि कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, कहीं से कहीं तक कोई भी मिसकंडक्ट ना हो, इस एक्ट के तहत कोई भी इंफ्रिंजमेंट ना हो। तो इस अधिनियम के द्वारा ये स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए गए। जी अमित। मैम, क्योंकि नीट की परीक्षा का जो पूरा प्रकरण आया तो उसके बाद ही इस अधिनियम को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अहम सवाल यह भी होता है कि जो नीट के उम्मीदवार थे उन्हें कैसे ये अधिनियम प्रभावित करता है? जी, अब ये जो इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, रेट्रोस्पेक्टिव वे में तो इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद ये चीज जरूर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद में 1563 ऐसे बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी, तो वो ग्रेस मार्किंग को रीटेस्ट का डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर कोई रीटेस्ट करने से रिफ्यूज करता है तो उसे जो ग्रेस मार्किंग के बगैर की जो मार्किंग सिस्टम से उसको मार्क्स मिले थे वही कैलकुलेट किया जाएगा, वही कंसिडर किया जाएगा, ये चीज बताई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है इस अधिनियम के आने के बाद तो ऑब्वियसली अब हमारे पास लॉ आ गया है, लेकिन उसके पहले का जो कंट्रोवर्शियल एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें कोशिश कर रही है कि जो बच्चे जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस किया जाए। जो क्वेश्चन मार्क के दायरे में जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उनको रीटेस्ट करके उनका रीइवैल्यूएशन किया जाए। जी अमित। बिल्कुल। मैम, जो संस्थाएं हैं वो अधिनियम का अनुपालन करने के लिए क्या उपाय कर सकती हैं? जी, सबसे पहले अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो एग्जाम कंडक्ट होने के पहले प्रिपरेशन होनी जरूरी है। अगर ऑनलाइन मोड में होता है तो एक वैसा सिस्टम जनरेट, एंटी चीटिंग जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो है वो आने की जरूरत है। तो इंस्टीट्यूशंस ये चीज कर सकती है कि वो इस प्रकार का ऑनलाइन अगर मोड में एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो एंटी चीटिंग सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर ले। साथ ही साथ एग्जाम का इन्वायरमेंट इस प्रकार से रखे कि जहां चीटिंग का कहीं पे स्कोप, कहीं से कहीं तक स्कोप ना हो, कोई बच्चा दूसरे बच्चे को असिस्ट ना करे, कोई बाहरी व्यक्ति दूसरे अंदर बैठे बच्चों को हेल्प ना करे। साथ ही साथ जो कंडक्ट और इवैल्यूएशन हो, जो इन्विजिलेटर्स हो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कि अगर इस प्रकार का मिसकंडक्ट होता है तो वो इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं, इंस्टेंट लेवल पे क्या एक्शन ले सकते हैं, और बड़े पैमाने पे आपको पता है क्रिमिनल चार्जेस इसमें लग जाएंगे इस अधिनियम के तहत, क्योंकि नॉन बेलेबल
और कॉग्निजेबल और साथ ही साथ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बनाया गया है इस प्रकार क्वेश्चन पेपर लीक के मुद्दे को, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, इस चीज के लिए संस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से अपने एफर्ट्स कर सकती हैं। साथ ही साथ वो एजुकेशन करे, बच्चों को ये एजुकेट करे इस एक्ट के बारे में कि अगर बच्चों तुम इस प्रकार की हरकत करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाए तो आप कोई एग्जाम तो वैसे भी आप नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, आपका फ्यूचर डेफिनेटली खतरे में हो। इसलिए मेहनत करो और मेहनत से एग्जाम को क्वालिफाई करो। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी मैम इसी पर था कि जो छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अनुचित साधनों को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं? जी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है छात्र रिपोर्ट करे। इस प्रकार का अगर क्राइम उनको नजर में आता है तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट करे, और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट और एलिजिबल बॉडी बैठी है, सीबीआई बैठी है और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बैठे हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठे हैं, जो इस पे इन्वेस्टिगेट करके उसकी पुष्टि करेंगे कि इस प्रकार का मिसकंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों की ये लायबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई बच्चा सही में देखता है इस प्रकार की हरकत को और वो सच में मेहनत करके आया और दूसरे बच्चे जो है बिना मेहनत के अगर पास हो रहे हैं तो वो इस चीज को रिपोर्ट करें और अपने सस्पिशन को अथॉरिटी के सामने रखें। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो खुद ही बचे इस मैल प्रैक्टिस से अपने आप को दूर रखे कि मैं खुद कुछ ऐसी चीजों में ना फंसूं। अगर वो इस प्रकार से करते हैं डेफिनेटली बहुत मेजर पेनल्टी उनको हो जाती है। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरों को भी रोके इन सब चीजों से और खुद भी उन चीजों में ना पड़े, ताकि इस प्रकार का मेजर अधिनियम बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जी बिल्कुल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अगर हम बात करें मैम, जो एनटीए है उस पर भी काफी सवाल इस पूरी घटना के बाद उठे थे जब पेपर लीक की घटना सामने आई, पेपर रद्द होने की बात सामने आई। अब एनटीए इस अधिनियम को बनाए रखने के लिए किस तरह के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो ले सकता है, क्या कदम उठा सकता है? जी, एनटीए का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कलेक्शन तक का पूरा काम ये करती है। तो अपनी सिक्योरिटी को अगर वो स्ट्रेंथन कर ले, अगर वो इस प्रकार से अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करें कि क्वेश्चन पेपर लीक होने का सवाल ही ना हो, तो डेफिनेटली ये एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एनटीए के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के दायरे में तो वही अथॉरिटी आ जाती है जहां से क्वेश्चन पेपर लीक होता है। तो वो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम, पेपर हैंडलिंग, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सब चीजों पे ध्यान दे, एनटीए ये चीज करे तो डेफिनेटली उनके लिए बेटर रहेगा। जी अमित मैम, ये जो अधिनियम है वो कोचिंग सेंटर्स और जो निजी ट्यूटर्स होते हैं उन्हें कैसे अफेक्ट करता है? जी, इसमें भी जैसे कोचिंग सेंटर्स है, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जिनके कुछ लिंक्स होते हैं, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो बच्चों को ना दे, क्योंकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसी होती हैं जो बच्चों को लूर करती है, उनको अट्रैक्ट करती है कि भाई हमारे पास ऐसे सोर्सेज है, हमारे पास ऐसे अप्रोचेस है कि हम आपको एकदम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे और उसी के बेसिस पे आप एग्जाम में बैठोगे तो आप इंस्टेंटली पास हो जाओगे। तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस ना करे और मेहनत करने पे ज्यादा बच्चों को एम्फेसिस करे, और ना कि अनऑथराइज्ड एक्सेस देने पे या अनऑथराइज्ड एक्सेस देने के बहाने से उनको अट्रैक्ट करने पे। तो इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। साथ ही साथ अगर कोई वॉयलेट करता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट करता है, तो बहुत ही सीवियर और हार्श पेनल्टीज उनके लिए है। जैसे हमने डिस्कस किया था, 1 करोड़ तक की पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, सेल आउट हो सकती है, एग्जाम कॉस्ट भी रिकवरी की जा सकती है। जी अमित बिल्कुल मैम, ये अधिनियम को लागू करने में जो प्रौद्योगिकी है उसकी क्या भूमिका हो सकती है? जी, इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं हम, कि ऑनलाइन मीडियम में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं तो वो उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में हो, और एक नई चीज ऐसी आनी चाहिए कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होता है वो एग्जाम सिक्योरिटी के एनहांसमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। बच्चों की जैसे ऐसे भी कई जगह पे इंसिडेंसेस हुए, हम न्यूज चैनल में आए दिन देखते हैं कि कोई बच्चा है वो उसकी आईडी लेकर के दूसरा बच्चा बैठ के पेपर दे रहा है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डिजिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन मीडियम्स में भी चीटिंग होना जो है वो भी अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अमित मैम, ऑनलाइन परीक्षा भी हम इसका भी जिक्र करते हैं कि इसकी जो उभरती चुनौतियां हैं, क्या ये अधिनियम उनका भी समाधान कर सकता है या इसकी कोई लिमिटेशन है? जी, इसमें वही है कि अगर आप सॉफ्टवेयर
कर देते हैं। और रिमोट एरियाज में अगर हो रहा है एग्जाम, जैसे हमने हरियाणा का एग्जाम्पल लिया, हरियाणा के किसी सेंटर में हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए मेरे ख्याल से कि एग्जाम सेंटर्स में कैमराज होने बहुत जरूरी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही जगह से इतने सारे टॉपर्स निकल रहे हैं, हाई स्कोर्स निकल रहे हैं, आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। तो उसके लिए मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और यही एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि अगर नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो हर एक सेंटर पे जब तक ग्राउंड लेवल पे ना हो, जब तक ग्राउंड लेवल पे डिसिप्लिन ना हो, मॉनिटरिंग ना हो, तब तक जो हायर लेवल पे है उसको स्क्रूटनाइज कैसे करेगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि पूरा जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का, उसके हर एक पर्सन को, इन्विजिलेटर से लेकर के प्यून से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के इवन स्टूडेंट्स तक का, सबको इसके लिए अलर्ट होना है। सबको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट्स देने हैं कि इस प्रकार का मिसकंडक्ट दोबारा कभी हमारे देश के बच्चों के साथ ना हो। जी अमित। जी मैम, जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो इस अधिनियम के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनका कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है? जी, इसमें वही एथिकल बिहेवियर, अपने एथिक्स की बात आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति, उनका जमीर अगर मान रहा है कि हाँ चीटिंग करके भी हम डॉक्टर बन सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो ये ग्राउंड लेवल पे अपने पेरेंट्स जो है वो बताया अपने बच्चों को कि तुमको मेहनत ही करनी है। और जो बच्चा सही में मेहनत कर रहा है उसको एनकरेज करना जरूरी है। और जो मिसकंडक्ट कर रहा है उसको पेनल्टी देना बहुत जरूरी है, उसको दंडित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप एथिकल वैल्यूज अपने बच्चों पे या खुद पे ये चीज एथिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे कि इस प्रकार की कृत्य करेंगे तो कितने सारे बच्चों जो सही में डिजर्विंग है उनको उस मुकाम तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो इरेगुलरिटी है, अगर उसको आप प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करते हैं, अगर आप उसको अलर्ट होकर के रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस प्रकार से रिपोर्ट करें। जी अमित। बिल्कुल मैम, संक्षेप में आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है और परीक्षा की विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखता है? जी, जहां दंड होता है वहां भय होता है। तो जहां इस प्रकार का दंड, लाखों का जुर्माना, और जितना बच्चा अपनी पढ़ाई में नहीं खर्चा करेगा उससे ज्यादा वो पेनल्टी में खर्चा कर देगा। जितना बच्चा फ्यूचर अपना सिक्योर करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है उससे ज्यादा वो कारावास में अपना समय बिताएगा, या कोई व्यक्ति कारावास में उतना समय बिताएगा। तो इसीलिए ये लाभ, इस एक्ट से यही लाभ है कि ये एक भय क्रिएट करेगा। जो सही में मैल प्रैक्टिस करते हैं, जो सही में इस प्रकार से मिसकंडक्ट करते हैं, इस अधिनियम के दंड के जो प्रावधान है, जो स्ट्रिक्ट लॉज है, उसको अगर देखते हुए भय कारित होता है तो रिफ्रेन करेगा वो बच्चा कि मैं इस प्रकार की चीजों में पढ़ो ही ना, या तो वो मेहनत से पास हो या फिर वो क्विट कर दे। सिंपल सी यही चीज है। यही जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो आगे बढ़ेंगे, इस एक्ट से ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जी अमित। बिल्कुल, बहुत सही बात मैम आपने यहाँ पर उठाई है कि जहां पर भय होता है, वहां पर जहां पर दंड मिलना होता है वहां पर भय ऐसे ही आ जाता है और बहुत कम गुंजाइश होती है कि कोई गलत कृत्य वहां पर पारित किया जाए। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि में पर भी हम चर्चा कर लेंगे मैम, और जानेंगे कि जो नीट यूजी 2024 का विवाद था वो पूरी तरह से क्या था और कब इस अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया। जी, 5 मई 2024 को नीट की एग्जाम हुई थी, जहां पे ये एलिगेशंस हुए थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। सेकेंडली, जो 1500 जो स्टूडेंट्स है, 1563 जो बच्चे हैं, उनको ग्रेस मार्किंग दी गई थी। किस ग्राउंड पे दी गई थी किसी को नहीं पता है। तो जो ग्रेस मार्किंग थी, साथ ही साथ कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको परफेक्ट स्कोर मिला था, 720 में से 720 नंबर लेकर के आए थे। और जो टॉप 6 बच्चे थे वो एक एग्जाम सेंटर है हरियाणा का, वहां से 6 टॉप 6 बच्चे हैं वो आए थे। तो इस प्रकार से ये विवाद उत्पन्न हुआ कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, जिनको लगा कि ये यहाँ पे डेफिनेटली इरेगुलरिटी है, यहाँ पे कुछ तो दाल में काला है, तो ये नीट विवाद उत्पन्न हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, देश पूरा देख रहा था उस चीज को, आज भी देख रहा है कि अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। तो याचिकाएं भी कई सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइंस इसमें दी हैं। साथ ही साथ ये एक्ट को भी लेजिस्लेचर ने, लोकसभा ने इसमें पारित किया है। 21 जून 2024 को ये एक्ट इन्फोर्स हो चुका है। तो अभी इस इफेक्ट एनफोर्समेंट डेट के बाद जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे उसमें ये एक्ट लागू होगा। और साथ ही साथ जो पेनल्टीज है, सारी चीजें इस एक्ट के जितने भी बेनिफिट्स है, जितने भी प्रोविजंस है, वो सारे लागू होंगे। जी हाँ बिल्कुल मैम, जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो सिर्फ पेपर लीक की वजह से ही इस पूरे परीक्षा परिणाम का विरोध कर रहे हैं या फिर इसके पीछे और भी तथ्य सामने आए हैं?
जी, इसमें ये भी दिक्कत हो रही है कि ना सिर्फ पेपर लीक हुआ है, यहाँ पे स्कोरिंग का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। अगर पेपर लीक होता है तो साथ ही साथ अगर कुछ बच्चे हैं वो टॉप कर जा रहे हैं, फुल मार्किंग कर रहे हैं, और मतलब इसमें बहुत सारी चीजें कंसर्न, जैसे ओएमआर शीट भी बदली हो सकती है, बहुत सारी चीजें थी जिसमें यहाँ पे कंसर्न हुआ था। नॉट ओनली पेपर लीक बट अदर प्रैक्टिसेस को, इसीलिए इस अधिनियम में हर एक चीज को इंक्लूड किया गया है। इवन असिस्ट करना स्मॉलर लेवल पे किसी बच्चे को आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर बता देना, इसको भी इस एक्ट में लाया गया है। तो ये बस एक चिंगारी थी जिससे ये बहुत बड़ी जो है जंगल में आग लगी है, जिसमें ये बताया गया है कि हाँ, हर एक मुद्दे को कवर करते हुए एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मिसकंडक्ट है सबको साथ में लेते हुए इस अधिनियम को लाया गया। जी बिल्कुल मैम, सुप्रीम कोर्ट भी ये पूरा मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोटेस्ट पर, इस पूरे विवाद पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है? जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये याचिका पहुंची है तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीटेस्ट के बारे में बोला गया है कि जितने बच्चे जिनको ग्रेस मार्किंग हुई थी 1563 बच्चे, उनको रीटेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, वो फिर से एग्जाम देंगे। और वो 23 जून को वो एग्जाम होना था और वो एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और वही उसमें बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है अगर कोई रीटेस्ट रिफ्यूज करता है तो विदाउट ग्रेस मार्किंग जो उसके नंबर है वही कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। एक एग्जाम को कंडक्ट करने में बहुत सारी फंडिंग लगती है और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी मेहनत लगती है, तो उनकी जो व्यर्थ ना जाए उसके लिए ये रिकवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक छोटी सी पहल की है। जी अमित। बिल्कुल मैम, नीट यूजी 2024 की परीक्षा के बारे में किस तरह के और आरोप लगाए गए थे? इसके बाद हमने देखा कि जो नेट का पेपर हुआ उसे भी रद्द कर दिया गया। जी, इसमें भी सबसे बड़ा आरोप तो क्वेश्चन पेपर लीक का ही था, साथ ही साथ ग्रेस मार्किंग का। जैसे हमने बोला कि इतने बच्चों को ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई, साथ ही साथ जितने 720 में से 720 पाने वाले बच्चे इतने ज्यादा क्यों हैं। अगर किसी बच्चे का 719 नंबर भी है, अगर किसी बच्चे का 715 नंबर भी है, तो वो क्यों नहीं क्वालिफाई किया इस एग्जाम में। और एक ही साथ 6 जो टॉपर्स हैं वो एक ही सेंटर, हरियाणा के सेंटर से कैसे आए हैं। तो इस प्रकार से कई सारे आरोप लगे हैं जिसपे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन चलने के साथ साथ अधिनियम भी आ गया है। तो उसका निष्कर्ष निकले ना निकले, लेकिन आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर निकल के आएगा। ये सारी प्रैक्टिसेस कम होंगे, क्योंकि अभी से पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कितने ऐसे ओकेजन्स हुए थे जहां क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। जी अमित। बिल्कुल मैम, किस उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाएं प्राप्त की हैं? जी, जैसे कि हरियाणा का मुद्दा था तो वैसे ही पंजाब एंड हरियाणा के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे याचिका लगी, दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका लगी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में याचिका लगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। तो इस प्रकार से कई सारे बच्चे अपने राइट्स को लेकर के अलर्ट हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर की थी। जी अमित। जी मैम, नीट परीक्षाओं में जो भविष्य के विवाद हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या कदम और अब उठाए जा सकते हैं? जी, इसमें तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो बहुत ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप आईडी कार्ड देख करके बच्चे को अगर अंदर भेज रहे हैं, साथ ही साथ आप बायोमेट्रिक की भी एक सुविधा कर ले, क्योंकि ऑलरेडी कितने एडवांस हो चुके हैं हमारी टेक्नोलॉजी। एग्जामिंग सिस्टम वही का वही है, जहां पहले से होता था पेन एंड पेपर, थोड़ा सा डिजिटलाइज हुआ तो उसमें भी चीटिंग करने की बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि एक सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो थोड़ा एनहांस किया जाए। साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन है वो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में वो होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आरटीआई लगा रहा है, अगर वो लगा रहा है कि मुझे इतने नंबर कम क्यों मिले हैं और उसको इतने ज्यादा क्यों मिले हैं, तो उसको भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग है उसमें भी आप असिस्ट करें, जिससे इन्वेस्टिगेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो क्वेश्चन पेपर सेटिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। अभी जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ABCD पैटर्न में चलता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि सिर्फ ABCD से नहीं चलेगा। आप पूरे सेंटर में एक कमरे में जितने बच्चे उनको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर दे दें, उससे भी इवैल्यूएशन हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे हैं जो मेजर्स है जो हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस सिस्टम को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को एनहांस करने के लिए। तो और जैसे अगर किसी बच्चे को ग्रीवांसेस है तो वो ऑलरेडी इतना समय अपनी प्रिपरेशन में लगा चुका है, तो उसको टाइमली उसका आप ग्रीवांस रिड्रेसल करेंगे, अगर स्पीडी रिड्रेसल करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से ओवरसाइट करना, ऑडिट करना
कई सारे ऐसे मेजर्स हैं जो एग्जामिंग जो बॉडी है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, सो दैट कि आगे चल के ऐसी कंट्रोवर्सीज उनके साथ ना हो और बच्चों की जो मेहनत है वो भी सिक्योर रहे और उनको जस्टिस मिले। जी अमित, बिल्कुल उम्मीद यही की जा सकती है कि इस अधिनियम के आने के बाद जो इस तरह की घटनाएं हैं उन पर रोक लग सके और जो बच्चे इतनी मेहनत से अपने भविष्य के पेपर की तैयारी करते हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस शो पर आने के लिए और दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। जी अमित। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।